नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 132 के चैप्टर नंबर 12 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा मजदूर और किसान। इससे पहले 11 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ना ना भूलो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर शुरू करें इससे पहले ये जान लेते हैं इस चैप्टर से प्रश्न कौन से बनेंगे। तो देखो, इस चैप्टर से एक प्रश्न तो ये बनेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मजदूर आंदोलन की प्रकृति में क्या अंतर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इस चैप्टर से कि गरीब किसान और अमीर किसानों के आंदोलनों में क्या अंतर रहा है, उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं और इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ सबसे पहले हम मजदूर आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। तो देखो भाई, इतना तो आपने ही पढ़कर समझ लिया है। जब हम मजदूर आंदोलनों की बात करते हैं तो उनके मुद्दे कैसे होंगे। तो देखो, जब शुरुआत में औद्योगिक व्यवस्था शुरू ही होगी, तो जब शुरुआत में औद्योगिक व्यवस्था शुरू हुई, कारखानों में बड़े पैमाने पर मजदूरों को रखा जाने लगा, तो काम के घंटे शुरुआत में क्या थे, अनिश्चित थे। बड़े पैमाने पर मजदूरों से 16-16, 18-18 घंटे काम करवाया जाता था। उन्हें कोई अधिकार थे नहीं। रहन सहन की जो स्थिति थी वो बहुत ही बदतर थी। ऐसे में गांव से आकर जो लोग शहरों में रहते थे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे। इतने लंबे घंटे तक उनसे काम करवाया जाता था और उसमें भी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। गंदगी में इन्हें जीवन बसर करना पड़ता था। परिणामतः धीरे धीरे ये लोग पता है क्या हुए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए और इनकी सबसे पहले जो डिमांड रही वो यही रही कि काम के घंटों को कम किया जाए। फिर धीरे धीरे करके ना ये डिमांड समय के साथ बदलती चली गई। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप्ड होती गई वैसे वैसे इनकी डिमांड्स भी बदलती चली गई। और परिणामतः आज हम जब बात करते हैं वर्तमान में, तो आज मज़दूरों की डिमांड ये होती है कि इन्हें बोनस सुविधाएं दी जाएं, इनका वेतन बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, समय के समय साथ इनको छुट्टियां भी दी जाएं। ऐसी डिमांड्स आज होती रही हैं। तो हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक वो कौन कौन से संगठन थे जिन्होंने मजदूरों की बात की है, वो कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो मजदूर आधारित अपनी विचारधाराएं रखते हैं। तो देखो, औपनिवेशिक काल यानी कि सबसे पहले हम आज़ादी से पहले मजदूर आंदोलन का अध्ययन करेंगे। औपनिवेशिक काल में मजदूर आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो देखो, जब भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई, रेलवे की स्थापना हुई, डाक की स्थापना हुई, टेलीग्राफ नेटवर्क की वृद्धि हुई, तो बड़े पैमाने पर मजदूरों का गठन भी किया गया। बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत भी पड़ी। ऐसे में आगे चलकर जब ये मजदूर संगठित हुए तो मजदूरों ने आंदोलन भी बड़ी तेजी से किए। ऐसे में संगठित तरीके से मजदूर आंदोलन की जो शुरुआत है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई। बड़े पैमाने पर श्रमिक संघों की स्थापना हुई, जैसे कि 1920 में एटक यानी कि अखिल भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई। ये मजदूर आंदोलन में एक मील का पत्थर माना जाता है। यानी कि अखिल भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई, 1920 में। इस संगठन का उद्देश्य ये था कि मजदूरों को संगठित किया जाए, उन्हें उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में अवेयर किया जाए और उनके इन अधिकारों की रक्षा की जाए। हालांकि 1920 के दशक की अगर आप बात करोगे तो भारत में वामपंथी विचारधारा का बोलबाला था। तो वामपंथी वे लोग होते हैं जो मजदूरों के हितों की बात करते हैं, गरीबों के हितों की बात करते हैं। जबकि जो दक्षिणपंथी होते हैं वो लोग होते हैं जो खुली विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। तो आपसे पूछा जाए वामपंथी कौन है भाई, तो वामपंथी वो लोग हैं जो निर्धनता उन्मूलन की बात करेंगे, निर्धन लोगों के अधिकारों की बात करेंगे। जबकि दक्षिणपंथी कौन होंगे, जो पूंजीपति वर्ग की बात करेंगे, जो औद्योगिकरण की बात करेंगे। तो 1920 में एक संगठन की स्थापना हुई, कौन सा, अखिल भारतीय श्रमिक संघ। और ये क्या चाहता है, ये लोगों को लामबंद करना चाहता है, मजदूरों को संगठित करना चाहता है, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों की बात कर रहा है। और उस समय देश में कौन सी बात विचारधारा चल रही है, वामपंथी विचारधारा चल रही है। ऐसे में धीरे धीरे करके जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी सोवियत संघ में, उसका प्रभाव भी विश्व में देखा जा रहा है और खासतौर पर भारत में भी। क्योंकि जो कम्युनिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट चाहते ही हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और मजदूरों को उनके अधिकार मिलें। क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। और मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है, जो कि हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। गरीब का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। तो जो ऐसे मुद्दे थे वो लगातार बढ़ते चले गए और इन मुद्दों का प्रभाव ये पड़ा कि लगातार मजदूर अपने हितों के लिए आगे आवाज़ उठाने लगा। परिणामतः जो 1930 का वर्ष है, 1930 का वर्ष मजदूर आंदोलन का काल माना जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मजदूर आंदोलन जो थे वो चरम सीमा पर थे। 1929 में मेरठ कांड हुआ,
जिसमें कम्युनिस्टों को बंदी बनाया गया। आगे चलकर बॉम्बे में 1929 में टेक्सटाइल हड़ताल हुई। बड़े पैमाने पर मजदूर मोर्चों ने कई सारी गतिविधियां शुरू करी। गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए और ऐसे में मजदूरों ने अपने गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाया। जो उस समय की हमारी औपनिवेशिक सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को झेलना पड़ा। सरकार ने सेना की मदद से, पुलिस की मदद से इन आंदोलनों को दबाने का भरसक प्रयास किया। आगे चलकर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो मजदूर संघ के नेता कई विचारधाराओं में बंट गए। एक विचारधारा ये कहती थी कि सरकार को, भारत को ब्रिटिश का समर्थन करना चाहिए इस युद्ध में, जबकि दूसरी विचारधारा कहती थी यही एक मौका है जहां हमें ब्रिटिश पर वार करना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में जब हम मजदूर आंदोलन का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, जैसे जैसे नई आधुनिक तकनीकें आती गई, रेलवे का विकास हुआ, डाक का विकास हुआ, टेलीग्राफ का विकास हुआ, वैसे वैसे मजदूरों की वृद्धि हुई। जैसे जैसे मजदूरों की वृद्धि हुई वैसे वैसे उन लोगों ने अपने अधिकारों में क्या करा, अवेयरनेस लाए, जागरूक लाए और वैसे वैसे आंदोलनों में वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे मजदूर आंदोलनों में वृद्धि देखी जाएगी और आगे चलकर संगठनों की स्थापना होगी। जैसे कि सबसे पहला संगठन कौन सा था? अखिल भारतीय श्रमिक संघ। अब देखो, जिन मुद्दों पर मजदूर हड़ताल करता है वो मुद्दे कौन से हैं? तो मजदूरों के मुद्दे हैं वर्तमान में वेतन, कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, उन्हें बोनस दिया जाए, उन्हें छुट्टियां दी जाए, कार्य के घंटे निश्चित किए जाएं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अनुशासन में थोड़ी तो देखो ढील होनी चाहिए, औद्योगिक और जो श्रम नीतियां हैं वो बनाई जानी चाहिए ताकि मजदूरों के हितों का संरक्षण किया जा सके। मजदूर अपनी समस्याओं के हल करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाते हैं। कई बार वो हड़ताल करते हैं, कई बार सत्याग्रह अपनाते हैं, कई बार भूख हड़ताल करते हैं, कई बार बंद, चक्का जाम, घेराव, प्रदर्शन, अवकाश, बिजली कटौती, ऐसे प्रमुख रास्तों पर चलकर वो अपनी बातों को मनवाने की बात करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ा रास्ता यूज़ करते हैं मजदूर, वो है हड़ताल। ज़्यादातर मजदूर अपनी बात को क्या करते हैं? हड़ताल के माध्यम से मनवाने का प्रयास करते हैं। भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी हड़तालें हुई हैं, जैसे कि 1974 की रेल हड़ताल, कौन भूल सकता है आज़ादी के बाद। लेकिन आज़ादी से पहले जो रेल हड़तालें हुई हैं, जो पूल, खादान, टेक्सटाइल जो वर्कर्स हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर हड़ताल की हैं। चाहे नागपुर हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, मद्रास हो, हावड़ा हो, चाहे कलकत्ता हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हड़तालें की गई हैं। हालांकि इन हड़तालों में हमेशा मजदूर वर्ग की मांगों को माना नहीं गया है। कई बार उन्हें सेना की सहायता से या जो ब्रिटिश सेना थी उस समय उसकी सहायता से, जो पुलिस थी उसकी सहायता से बड़े पैमाने पर प्रताड़ित भी किया गया है। लेकिन आगे चलकर कुछ बड़े बड़े नाम इन मजदूरों के साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से इन मजदूरों की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली गई और इन्हें न्याय भी कहीं ना कहीं मिला। और उन नामों में सबसे बड़ा नाम आता है महात्मा गांधी का, जहाँ उन्होंने अहमदाबाद में जब टेक्सटाइल मजदूर हड़ताल कर रहे थे तो उस हड़ताल में दखल दिया और उस हड़ताल की लीडरशिप करी और कहीं ना कहीं वो हड़ताल सफल भी रही। आगे चलकर इसी प्रकार से वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ बड़े नेताओं के नाम हम देखते हैं। इवन खुद ही जो है सुभाष चंद्र बोस, और जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इन्होंने भी बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग के हितों की बात की है। तो यहाँ तक हमने अब तक ये पढ़ा है कि आज़ादी से पहले मजदूर वर्ग के आंदोलन क्या रहे हैं, उनके मुद्दे क्या रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने बातों को आगे बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद जो मजदूर आंदोलन रहे हैं उनका जो है नेतृत्व किसने किया है। इसके साथ साथ जो आज़ादी के बाद जो मजदूर आंदोलन रहे हैं वो मुद्दे उनके क्या रहे हैं। तो देखो, जब हम आज़ादी के बाद मजदूर आंदोलन की बात करते हैं तो पहले इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक प्रांतीय स्तर पर। जैसा कि आपको पता है, जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हो, जब हम क्षेत्रीय स्तर पर बात करते हैं तो हम किसी क्षेत्र से या किसी राज्य विशेष की बात करते हैं। तो जब आप राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो आज विभिन्न राजनीतिक जो पार्टियां हैं और बहुत सारे जो राष्ट्रीय संघ हैं, ये मजदूर हितों की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज़ादी के बाद मजदूरों की उच्च आकांक्षाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि आज़ादी के बाद मजदूरों को ये लगता था कि बड़े पैमाने पर उनके अधिकारों की बात की जाएगी, बड़े पैमाने पर उनकी जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भारत को आज़ादी के बाद मिली पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। इवन भारत में बहुत सारे मजदूरों को ये लग रहा था कि भारत ना सोवियत संघ के साथ मिल जाएगा और साम्यवादी विचारधारा को फैलाएगा और सबको संपत्ति बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो ऐसे में उस समय तीन प्रकार के मजदूर संगठनों का उदय हुआ। सबसे पहला जो था वो था भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1947 में कांग्रेस के द्वारा हुई। ठीक इसी प्रकार से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 1948 में हिंद मजदूर सभा का गठन किया, जहां मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया। देश में उस समय कई हड़तालें हुई। 1947 में सबसे ज़्यादा हड़तालें हुई, जिसमें ये माना जाता है कि 1811 हड़तालें हुई थी 1947 में। 1840 में हजारों मजदूर इस हड़तालों में शामिल हुए थे। 1949 में कुछ क्रांतिकारियों ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ
तो जो एटक थी उसका भी विभाजन हुआ। इसी प्रकार से एक नया संगठन आया 1990 में, जिसका नाम था C2। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी तरीके से मजदूरी विचारधारा को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। देखो, मुद्दा ये था कि आज़ादी से पहले ज़्यादातर मजदूरों को ये लग रहा था कि भारत आज़ादी के बाद समाजवादी तरीके को अपनाएगा। और समाजवादी तरीका क्या कहता है? समाजवादी तरीका ये कहता है कि अमीरों से संपत्ति छीन लो और गरीबों में बराबर बराबर बांट दो, ताकि गरीब लोगों को भी आगे बढ़ने का एक क्या मिले, एक तरीका मिले, एक नया रास्ता मिले। जैसा कि सोवियत संघ में स्टालिन ने किया भी था बड़े पैमाने पर लोगों को, इसलिए उसने मार भी दिया था, मौत के घाट भी उतार दिया था, ताकि वो इक्वलिटी लाया जा सके, राइट टू इक्वलिटी जमीनी स्तर पर लागू की जा सके। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में वही व्यवस्था चली जो ब्रिटिश व्यवस्था चल रही थी, बस शासन नया था और तरीके वही थे। तो इसी वजह से ना मजदूरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और आज तक मजदूर बड़े पैमाने पर अपने अधिकारों की डिमांड करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने लगातार उनका शोषण किया है। 1994 में यानी कि 1994 में जितने भी आंकड़े आए हैं, उसमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जो मजदूर संघ हैं वो बीजेपी से संबंधित हैं, और 31.17 लाख जो मजदूर है संख्या है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस से जो संख्या जुड़ी हुई है वो है 27 लाख मजदूरों की, और उसके बाद सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसमें लगभग 18 लाख मजदूर क्या हैं, जुड़े हुए हैं। चौथे स्थान पर हिंद मजदूर संगठन है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा 31.17 लाख मजदूर, वो भी 1994 के आंकड़े हैं, अब के आंकड़े तो बदल चुके होंगे। इन आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मजदूरी जो विचारधारा वो किससे जुड़ी हुई है? बीजेपी से। तो इतना पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, या फिर हिंद मजदूर संगठन हो, ये मजदूरों के जो मुद्दे हैं इनको उठा रहे हैं। अब हम प्रांतीय स्तर पर बात करते हैं, यानी कि राज्य स्तर पर बात करते हैं। तो राज्य स्तर पर हम बात करें तो कुछ पार्टियां जैसे डीएमके साउथ इंडिया में, एआईडीएमके, इसी प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना, ये लोग अलग अलग स्तर पर क्या कर रहे हैं, मजदूरों के हितों की बात उठा रहे हैं। जैसे कि शिवसेना का जो संगठन है वो है भारतीय कामगार सेना। ये माना जाता है कि शिवसेना को मुंबई में औद्योगिक घरानों का समर्थन प्राप्त था उस समय। तो ऐसे में इनका मूल उद्देश्य कम्युनिस्टों का विरोध करना था, और आगे चलकर इनको अपने मकसद में सफलता भी मिली। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे संगठन मिले हैं छोटे छोटे स्तर पर, जैसे महाराष्ट्र गिरनी कामगार यूनियन, ये भी बड़े पैमाने पर महिलाओं की, माफ़ कीजिएगा, मजदूरों की बात कर रहा है। कुछ जो संगठन रहे हैं वो बिना राजनीतिक गठजोड़ के रहे हैं, यानी कि उनका राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन है वो चल रही हैं, और वो मजदूरों के अधिकारों की बात कर रही हैं। इन ट्रेड यूनियन की बात की जाए तो इनका उदय इसलिए हुआ था क्योंकि इनको लगता था पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो केवल और केवल, पता है क्या कर रही हैं, वो राजनीति संबंधित मुद्दों के साथ खेल रही हैं, और मजदूरों को वास्तव में उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। केवल और केवल ये पॉलिटिक्स के इशू बनकर रह गए हैं, केवल और केवल राजनीति के मुद्दे बनकर रह गए हैं, और वास्तव में राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से नए नए ट्रेड यूनियन का उदय हुआ, और ज़्यादातर इनकी जो लीडरशिप करी वो शिक्षित वर्ग ने करी। जैसे इंजीनियरिंग मजदूरी सभा का स्थापना हुई, जिसकी जो लीडरशिप करी वो आरजी मेहता ने करी है, ये भी जाने माने एक इंजीनियर थे। ऐसी एक दत्ता सामंत थे, इन्होंने भी कई संगठनों की स्थापना करी, जैसे इंजीनियरिंग वर्क्स, मुंबई जनरल कामगार यूनियन, महाराष्ट्र गिरवी कामगार यूनियन, इसकी स्थापना किसने करी है? दत्ता सामंत ने। ऐसे एक और नाम आएगा शंकर गुहा नियोगी, इन्होंने भिलाई मध्य प्रदेश में खदान मजदूरों यूनियन की बनाई। आगे चलकर इनकी हत्या कर दी गई। ऐसे एक नाम और आएगा ए के रॉय, इन्होंने धनबाद इलाके में खदान मजदूरों को संगठित किया, उनके अधिकारों के मुद्दे को उठाया। 1982 में मुंबई में टेक्सटाइल मजदूरों का बहुत बड़ा यूनियन बना, जिसका नेतृत्व दत्ता सामंत ने किया। 1982 में इन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करी थी मजदूरों के अधिकारों के लिए। इनका ये मानना था मजदूरों को स्थायी वेतन भत्ते मिलने चाहिए और आवास भत्ता मिलना चाहिए। हड़ताल का असर ग्रामीण इलाकों में भी आगे चलकर दिखाई दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं वो गाँव से ही आते हैं। जब भी हड़ताल धरने प्रदर्शन होते हैं तो बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन भी होता है। भारत में मजदूर आंदोलन की अगर सीमाओं की बात करोगे, कमियों की बात करोगे, तो वो ये है कि ज़्यादातर मजदूर अशिक्षित हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। कई बार उन्हें बहला फुसलाकर उनके अधिकारों का शोषण कर लिया जाता है। आज भी बड़े पैमाने पर छोटे किसान और खेतीहर मजदूर जो है वो बेरोजगारी की वजह से क्या करते हैं, कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मजदूर वर्ग की जनसंख्या अगर हम बात करें, देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में ज़्यादातर जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो ऐसे में औद्योगिक व्यवस्था में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बहुत कम तो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनका आंकड़ा करोड़ों में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद किस प्रकार से विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से क्या करा है, मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन ये आवाज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि कागजों में दफन होकर रह गई हैं।
जमीनी स्तर पर आज भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। जमीनी स्तर पर आज भी जो मजदूर वर्ग है उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ भूख दिखाई देती है। वास्तविकता इससे परे है। जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कितने सारे संगठन, कितनी सारी पार्टियां मजदूरों के हितों की बात करती हैं, लेकिन अब जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ दिखाई देता है कि समाज में वो आंखें अब भी बेबस हैं। आज भी मजदूरों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि भारत में मजदूर आंदोलन के प्रमुख मुद्दों की पहचान कीजिए, तो आप बता देंगे गैर राजनीतिक ट्रेड यूनियन के उदय के क्या कारण थे, क्योंकि ये राजनीतिक दलों से खफा थे। इनका ये मानना था कि वो मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में मजदूरों के हितों की रक्षा उन एजुकेटेड लोगों ने उठाई, जो लोग अभी अभी पढ़ लिख कर आए थे, जिन्हें अभी अभी अपने अधिकारों के बारे में पता चला था, जिसमें कि दत्ता का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की सीमाएं बताओ, तो किसान जो मजदूर हैं वो अशिक्षित हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या रही है। आगे चैप्टर में किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आई होप सो अगर मजदूर आंदोलन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप क्या हैं, पूरी तरीके से सक्षम हैं। तो देखो चलो आगे हम किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी को पता है, और ऐसे में बहुत बड़ी जनसंख्या क्या है, किसानों के रूप में कार्य कर रही है। किसानों में भी दो प्रकार के किसान होते हैं, एक अमीर किसान और एक गरीब किसान। गरीब किसानों की बात करोगे तो ये भूमिहीन मजदूर होंगे। इनके पास अपनी भूमि नहीं होगी, अगर भूमि होगी तो वो भी बहुत कम होगी, और ये बड़े पैमाने पर जमींदारी वर्ग के हाथों में शोषण का शिकार बनेंगे। ये बड़े पैमाने पर जमींदारों के यहाँ काम करेंगे और इन्हें इनके काम के प्रति उचित वेतन नहीं मिलेगा, उतना सम्मान नहीं मिलेगा। परिणामतः सदियों से इनका शोषण होता रहेगा। तो देखा जाए तो कृषक या किसान वह वर्ग है जो खेती या कृषि कार्यों से संबंधित है। उसके पास खेती की जमीन तो है, लेकिन फिर भी वो खेती के कार्यों में पूरी तरीके से भाग नहीं ले रहा। ऐसे में जो पिछड़े लोग हैं इनका कार्य सिर्फ और सिर्फ जमीन को जोतना है, और जो अग्रणी लोग हैं इनका काम सिर्फ और सिर्फ जमीन से खाना है। तो ऐसे में दो प्रकार के किसान आंदोलन हमारे यहाँ रहे हैं, एक गरीब और एक अमीर। सबसे पहले हम गरीब किसानों के आंदोलन की बात करेंगे। तो जब हम आज़ादी से पहले देखते हैं तो आज़ादी के पहले हो चाहे आज़ादी के बाद हो, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे कि अवध आंदोलन, 1920 में खेड़ा आंदोलन, बरदौली आंदोलन गुजरात का, इसमें वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से बिहार में चंपारण आंदोलन जो कि नील की खेती के विरोध में हुआ था। इसी प्रकार से मोपाला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था। ये कुछ प्रमुख आंदोलन है जो आज़ादी से पहले भारत में हुए थे। आज़ादी के बाद की बात करोगे तो तेलंगाना में आंदोलन हुआ था, तिभागा आंदोलन हुआ था, और नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में। ये कुछ फेमस आंदोलन जिनकी चर्चा आगे की भी जाएगी। तो आज़ादी से पहले की अगर बात करोगे तो किसान बहुत ही दयनीय हालात में थे। उनका ये मानना था कि बड़े पैमाने पर उनका एक ही वर्ग शोषण कर रहा है, और वो शोषण कौन कर रहा है, जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग, औपनिवेशिक शासक वर्ग। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो जमींदारी व्यवस्था चलती थी, तो ये इस जमींदारी व्यवस्था में ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगान की वसूली करते थे, और ऐसे में किसानों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम तक किसान समय पर समय गरीब होता गया। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान बन गया जो जमींदार को पैसा भरता रहे, जो ब्रिटिश शासकों को पैसा भरता रहे। औपनिवेशिक काल में इनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। इसके साथ साथ प्रकृति भी इनके साथ भेदभाव करती थी। बड़े पैमाने पर अकाल पड़ते थे, सूखे पड़ते थे, सरकार द्वारा इनको कोई रियायत नहीं दी जाती थी। ऐसे में किसान भूखा मर जाता था। पश्चिम बंगाल में कई बार ऐसे अकाल पड़े जिसमें लाखों लाख किसान भूख से मर गए, यानी कि जो अन्न पैदा कर रहा है वही अन्न के बिना मर गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर उसका शोषण हुआ। बड़े पैमाने पर जो बटाईदार व्यवस्था थी हमारे यहाँ, आधी से ज़्यादा जो फसलें थीं, ये फसलें लगान के रूप में ही किसान बेचारा भरना पड़ता था उसको। अगर वो ऐसा ना करे तो हथियारों के दम पर उससे छीन लिया जाता था। मदर इंडिया जैसी मूवी देखोगे तो बड़े पैमाने पर किसानों की जो मार्मिक दशा है वो दिखाई गई है। इसके अलावा जो किसान थे बेचारे वो अपनी ज़मीन पर खेती तो करते ही करते थे, इसके साथ साथ वो जमींदारों की ज़मीन पर फ्री में खेती करते थे। बेगारी प्रथा चलती थी। बेगारी प्रथा का मतलब यह है कि पैसा नहीं दिया जाता था, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। इसके अलावा जब कोई किसान साहूकारों से या जमींदारों से पैसा ले लेता था, उस पैसे की अदायगी नहीं कर पाता था, तो उसे अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। ऐसे में किसानों को ये लगा कि ये जो जमींदार वर्ग है ना, ये साहूकार जो वर्ग है, ये जो औपनिवेशिक शासन है, ये सब एजेंट हैं, ये सब हमारा शोषण कर रहे हैं। और परिणामतः विद्रोह शुरू हुआ, और इस विद्रोह का नेतृत्व ग्रामीण किसानों ने और शहरी बुद्धिजीवियों ने किया, जैसे कि बाबा रामचंद्र एक किसान नेता थे। बाबा रामचंद्र जो किसान नेता थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर किसानों के अधिकारों की बात करी, उन्हें लामबंद किया, उन्हें अवेयर किया। हालांकि उस समय कोई कृषि संगठन नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे राजनीतिक दलों ने किसानों को एकजुट करना शुरू किया, और उनमें से सबसे बड़ी जो पार्टी थी उस समय थी वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने 1920 से ही अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए किसानों को एकजुट किया। इन्होंने किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने आंदोलन को बढ़ाने में मदद करी। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह हुआ, जिससे किसान आंदोलन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। उससे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण में जो समस्या थी वो ये थी कि नील की खेती करवाई जा रही थी, और
जर्मनी में सिंथेटिक कलर्स का जो है आविष्कार हो चुका था। ऐसे में नील की खेती उपयोगी नहीं रह गई थी, तो किसानों पर दबाव बनाया जा रहा था। तो गांधी ने यहाँ आकर बड़े पैमाने पर बहुत सारे वकीलों के साथ मिलकर अदालती कार्रवाई करी और किसानों को न्याय दिलवाया। तो इस प्रकार से जब बड़े बड़े नाम कृषि आंदोलन में जुड़ने लगे, तो कृषि का जो मुद्दा है वो क्षेत्रीय स्तर पर नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। आगे चलकर जब गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, इन सभी आंदोलन में कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा हमें देखने को मिला है। किसानों ने बड़े पैमाने पर, उनको ये लगता था कि यही आंदोलन जो है वो हथियार हैं जिनके माध्यम से वो विदेशी शासन को उखाड़ फेंकेंगे और जब अपना शासन होगा तो अपना शासन इनके लिए कुछ करेगा। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी अपने शासन ने इनके लिए कुछ नहीं किया। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। वे बिहार प्रदेश किसान सभा के भी संस्थापक थे। ऐसे एक नाम आता है एनजी रंगा का। एनजी रंगा ने आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के पुरोधा थे और वो आगे चलकर इसके महासचिव बने। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी आज़ादी से पहले, जो गरीब किसानों के हितों की बात करती थीं, उनकी अपेक्षाओं की बात करती थीं। आगे चलकर 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ और किसान आंदोलन में और तेजी आई। कांग्रेस ने यह वायदा किया कि वो किसानों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करेगी और उस वक्त नागरिक स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी हो रही थी। ऐसे टाइम पे किसानों को लामबंद किया गया, लेकिन क्या हुआ, निम्न किसानों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितने भी सुधार किए गए उन सुधारों से सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग को प्रॉफिट हुआ। ऐसे में किसानों की नाराजगी बढ़ती चली गई। उन्होंने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया, सम्मेलन किए, सभाएं आयोजित की, किसान विरोधी कदमों की आलोचना करी। उन्होंने नेताओं की गिरफ्तारी और सभाओं पर पाबंदी का भारी विरोध किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया और किसान नेताओं का बड़े पैमाने पर दमन किया अंग्रेजी सरकार ने। 1929 में आचार्य नरेंद्र देव ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और इसका अधिवेशन हुआ, मीटिंग्स हुई, धरने प्रदर्शन और सभाओं की बात लगातार की जाने लगी। ऐसे में कुछ आंदोलन यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जैसे कि तिभागा आंदोलन। तो देखो, जो ये तिभागा आंदोलन था ये पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख आंदोलन था। 1946 में इस आंदोलन को प्रांतीय किसान सभा ने शुरू किया था और धीरे धीरे करके जो कम्युनिस्ट थे, जो वामपंथी थे, वो इस आंदोलन में जुड़ते चले गए। तो देखो, तिभागा आंदोलन में पता है क्या मुद्दा था? तिभागा आंदोलन में मुद्दा ये था, मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में बताता हूँ। तिभागा आंदोलन का मुद्दा ये था कि पहले ना किसानों से क्या करा जाता था, पहले किसानों से आधी फसल ली जाती थी और ये कहते थे भाई हम आधी फसल नहीं देंगे। इन्होंने कहा तिभागा मतलब 3 भाग, यानी कि हम अब 1/3 लगान देंगे। जबकि पहले लगान कितना लेते थे ये लोग? आधा लगान लेते थे। तो यहाँ के किसानों की डिमांड क्या थी? यहाँ के किसानों की डिमांड ये थी भैया हम आधा लगान नहीं देंगे, 1/3 देंगे, लेना हो लो, नहीं लेना है मत लो। तो ये आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? तिभागा आंदोलन। और इसका ये कौन से क्षेत्र से जुड़ा था? ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा था। ऐसी एक दूसरा बड़ा आंदोलन है, वो है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन का संबंध कहाँ से है? उस समय के आंध्र प्रदेश से। इसकी शुरुआत 1946 में हुई। इस आंदोलन को शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि ज़बरदस्ती इनसे कर वसूला जाता था निज़ाम द्वारा। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। शुरुआत में इसमें अमीर किसान थे और आगे चलकर धीरे धीरे करके इसमें जो थे वो गरीब किसान भी जुड़ गए। इनका उद्देश्य ये था कि जमींदारी प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और जो ज़बरदस्ती कर वसूली है उसे ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। आगे चलकर इन्होंने हिंसक रास्ता अपना लिया और गुरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिपकर युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन आगे चलकर सेना की मदद से इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। ये माना जाता है शुरुआत में लगभग 40,000 लोग इसमें जुड़ चुके थे, लेकिन जब आगे चलकर सेना को आदेश दे दिया गया कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए तो इस आंदोलन को सेना ने पूरी तरीके से कुचल दिया। तो तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। क्यों हुआ था? कि हम फसलें अब आधी लगान के रूप में नहीं देंगे बल्कि 1/3 देंगे। जबकि तेलंगाना आंदोलन क्यों हुआ? ये जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हुआ था और इसके साथ साथ जो जबरदस्ती कर वसूली होती थी उसके विरोध में हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा आंदोलन है जो आज भी भारतीय राजनीति में, वो है नक्सलवादी आंदोलन। तो देखो, नक्सलवादी जो है पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था। मुद्दा ये हुआ था, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आज़ादी के बाद सरकार ने ये सोचा कि वो ना क्या करे, किसानों के लिए वर्क करे और ऐसे में सरकार ने ये काम किए भी। सरकार ने बहुत सारे भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए, चकबंदी शुरू की गई, छोटे छोटे खेतों को, विखंडित खेतों को मिलाया गया। लेकिन पता है क्या हुआ? ये जो भूमि सुधार थे, ये जो जमींदारी प्रथा को जो ख़त्म किया गया, ये बड़े पैमाने पर जो ज़मीन का पुनर्वितरण किया गया, गरीबों को, जो गरीब किसान थे उन्हें उनकी ज़मीनें बांटी गई, ये हर स्तर पर नहीं लागू हो पाया, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जमींदारी व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रही, जमींदारों को उतने ही अधिकार बने रहे, उन्होंने अपनी संपत्ति को एक अलग तरीके से इकट्ठा करके रखा और ऐसे में गरीब जो किसान थे, जो भूमिहीन किसान थे, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल का एक जिला है नक्सलबाड़ी जिला। तो ये जो नक्सलबाड़ी जिला है ना, यहाँ के किसानों ने क्या करा, एक विरोध कर दिया और इस विद्रोह को बढ़ावा दिया चारू मजूमदार ने। जो चारू मजूमदार था, इसने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी।
यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल। इसने हिंसक विचारधारा के माध्यम से जमींदारों को निशाना बनाया और बहुत सारे जमींदारों की मृत्यु का कारण भी ये बना। इसने क्या करा कि बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन के गरीबों में बांट दिया, ये इसकी प्रमुख विचारधारा थी। इसने धनी लोगों से धन छीन कर गरीब लोगों की मदद करनी शुरू करी। लेकिन आगे चलकर ये जो तरीका था ये गलत था। सेना ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और चारू मजूमदार की को हिरासत में लिया गया और हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे चलकर जो अन्य क्षेत्रों से जब लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे तो उन लोगों को नाम दिया गया नक्सलवादी। जो आज आप सुनते हो नक्सली इलाके हैं, नक्सली इलाके हैं, ये नक्सली इलाके क्यों हैं, ये हमारे मन में कई प्रश्न आता है? तो ये हमारे मन में प्रश्न नहीं आता है। तो पश्चिम बंगाल का एक जगह है, कौन सा? नक्सलबाड़ी। क्योंकि ये आंदोलन नक्सलबाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ था, इसलिए इसे कौन सा आंदोलन कहते हैं? नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर इसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। ये आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ था। आज़ादी के 20 साल बाद भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी। उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस सरकार है उसने जो अपने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए, जमींदारी व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है और छोटे किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। आगे चलकर परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्रों में जब चुनाव हुए तो इन क्षेत्रों में कांग्रेस को अब सीटें मिलनी बंद हो गई। कांग्रेस का यहाँ से पूरी तरीके से सफाया हो गया। ठीक इसी तरीके से साउथ इंडिया में हुआ, क्योंकि वहाँ के भी किसानों को ऐसे ही लगने लगा। अब ऐसे में क्या हुआ, नक्सलवाड़ी क्षेत्र में 1967 में लोगों ने खुद न्याय करने की शुरुआत कर दी और ये वर्तमान में भी मुद्दा चलता रहा। चीन ने इस मामले को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। चीन नक्सलवाड़ी आंदोलन का हमेशा समर्थन कर रहा है, उसके लिए फंड और हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। शुरुआत में ये आंदोलन मात्र 53 दिनों तक चला था और उस समय की जो सरकार थी वो थी अजय मुखर्जी की। इसने पुलिस बटालियन और सैन्य टुकड़ी को भेजकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया और विद्रोहियों को पूरी तरीके से कुचल दिया। ऐसे में इन लोगों के मन में ये बात आ गई कि सेना हमारे साथ नहीं है, पुलिस हमारे साथ नहीं है। ऐसे में सेना को भी इन्होंने दुश्मन मान लिया और पुलिस को भी इन्होंने अपना दुश्मन मान लिया। धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्यों से इसमें लोग जुड़ते चले गए। क्योंकि ये क्षेत्र जो था वो नक्सलबाड़ी क्षेत्र था तो इन लोगों को नक्सलवादी नाम दे दिया गया। आज नक्सलवाद जो है वो 8 राज्यों में फैल चुका है और 75 जिले इससे लगभग प्रभावित हैं। और ये लोग कहते हैं कि ज़मींदारों से ज़मीनें छीन लो और गरीबों में बांट दो। नक्सलवादी आंदोलन उन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी या फिर जो लोग मजदूर थे, क्योंकि सरकार से वायदों के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। और ऐसे में इन्होंने सोचा कि हम जब तक हथियार खुद नहीं उठाएंगे तब तक हमें क्या होगा, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वो हिंसा में विश्वास करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पुलिस जो है, जो सेना है ना, वो हमेशा बड़े किसानों का समर्थन कर रही है, ज़मींदारों का समर्थन कर रही है। ऐसे में पुलिस और सेना को ही मारा जाए। इसलिए आए दिन आप न्यूज़ में देखते रहते हो कि सेना के ट्रक को उड़ा दिया गया नक्सली इलाकों में, पुलिस पर हमला कर दिया गया। उसका रीज़न यही है, उसका रीज़न खुद गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सिर्फ वायदा करती है, कागजों में लिख देती है कि हमने ये अधिकार दे दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या वो लागू हो पाते हैं? भूमि सुधार के नाम पर किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या भूमि सुधार पूरी तरीके से लागू हो पाया? क्या जबरदस्ती तरीके से जमींदारों से उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया? ये सब कागजों में दिखावा रह गया, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। आज अगर हम नक्सलवादी ग्रुप की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं। आज भी हिंसात्मक गतिविधियां कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार ये मानती है कानून और व्यवस्था के नाम पर उनका दमन करती है, उनके प्रति सरकार कोई सहानुभूति नहीं रखती है। नक्सलियों को मारने का खुली खुली छूट दी जाती है। आज भी खेतिहर मजदूर, गरीब किसान, ठेके पर मजदूर, दलित, आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए औपनिवेशिक काल में किसानों को किस प्रकार से शोषण हो रहा था, तो बड़े पैमाने पर जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से लगान व्यवस्था जो थी वो बहुत शोषणकारी थी। इवन अकाल वगैरह पड़ता था तो भी उन्हें बख्शा नहीं जाता था। फिर तेलंगाना आंदोलन क्या था, नक्सलवाड़ी आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आप करने में सक्षम हैं। अब हम अमीर किसानों की बात करते हैं। तो देखो 20वीं सदी के अंत तक बहुत सारे बड़े बड़े संगठनों की स्थापना हो गई और इन संगठनों ने की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ बहुत बड़े संगठन हैं जिनका नाम आप जानते हो, जिसमें सबसे बड़ा संगठन है भारतीय किसान यूनियन। ऐसी है शेतकारी संगठन, ऐसी कर्नाटक का है रायथा संगठन और ऐसी तमिलनाडु में एक संगठन है विवासाइगल संगठन। ये कुछ बड़े संगठन हैं जो आए दिन किसानों की डिमांड उठाते हैं, लेकिन ये ना सिर्फ और सिर्फ अमीर किसानों के संगठन माने जाते हैं। इन संगठन के प्रमुख नेताओं की बात करोगे तो एक बहुत बड़ा नाम आपके सामने आएगा, वो है भूपेंद्र सिंह मान पंजाब से, महेंद्र सिंह टिकैत यूपी से, शरद जोशी महाराष्ट्र से, नंदुजन जप्पा स्वामी कर्नाटक से। ये बड़े बड़े जो लोग हैं इन्होंने बड़े पैमाने पर किसानों को लामबंद किया है और उनके अधिकारों की बात करी है। लेकिन बात ध्यान रखना, ये अमीर किसानों के आंदोलन होंगे, उनकी डिमांड्स भी अलग होगी। उनका निशाना केवल राज्य सरकार
और व्यापार नीतियाँ रही हैं, ये हमेशा राजनीति को प्रभावित करने की डिमांड्स करते हैं। अमीर किसानों की अगर डिमांड्स की बात करोगे तो इनकी डिमांड ये रहती है कि इनकी फसलों की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए, सरकार को इन्हें सब्सिडी देनी चाहिए, इनके कर्ज को माफ़ कर देना चाहिए, बिजली के बिल कम कर देने चाहिए, पानी के बिलों में कटौती करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये अपने ना एक व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आंदोलन करते हैं। किसानों को जो कृषि मूल्य आयोग में आए दिन प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, इसी वजह से ना हमारी जो सरकार रहती है वो हमेशा फंसी सी रहती है। आए दिन पता है क्या मुद्दा उठता है, जब भी पहले गन्ने की खेती होगी, फिर जब कटाई की बात होगी तो ये किसान धरने पर बैठ जाते हैं और ये क्या कहते हैं, गन्ने के मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए। सरकार पे दबाव बनाकर गन्ने के मूल्य में वृद्धि करके फिर ये बेचते हैं। पहले ही बैंकों से लोन ले लेंगे, फिर पता क्या कहेंगे सरकार से, भाई इस लोन को माफ़ करो। सरकार को भी अपनी वोट बैंक की राजनीति की वजह से इनके क्या करना पड़ता है, इनके जो ऋण है उसे माफ़ करने पड़ते हैं, कर्जों को माफ़ करने पड़ते हैं, पानी के बिल होते हैं उसे माफ़ करवा लेते हैं। तो इनकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी अलग है। जहाँ गरीब किसान की डिमांड ये है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल पाए, उसकी उसकी ज़मीन मिल पाए, उसे बड़े बड़े किसानों और साहूकारों से बचाव हो सके, तो वहीं बड़ी किसानों की जो डिमांड्स हैं वो भी बड़ी हैं। तो महाराष्ट्र के अलावा अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह टिकैत का नाम बहुत बड़ा है। समझ गए भाई, जिसने अभी आपने देखा था कि किस प्रकार से कृषि बिल के दौरान 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया था। तो महाराष्ट्र के अलावा इन आंदोलन के लघु उत्पादकों की समस्याओं को नहीं उठाया है, यानी कि छोटे छोटे जो उत्पादक हैं उनकी समस्याओं को इन्होंने नहीं उठाया है, केवल महाराष्ट्र ने ही उठाया है। जबकि टिकैत की बात करें तो इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानूनों को समाप्त करने की बात करी है, क्योंकि सरकार ने जो भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए थे कि ज़मींदारों से उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करना है और गरीब किसानों में बांटना है, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया है। ये लोग रैली करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, रोड जाम करते हैं, गाँव बंद करते हैं और कई बार सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुँचाते हैं, कई बार हिंसा को बढ़ावा रखते हैं। ये बड़े बड़े संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी से वैसे तो संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टी में इनका बड़ा योगदान रहा है। भारत में किसान आंदोलन के चरित्र की बात की जाए तो लगभग ऐसे ही रहा है। इन्होंने ये बाजार की डिमांड्स को उठाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन आंदोलन का जो नेतृत्व है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ के जो मुखिया रहे हैं वो महेंद्र सिंह टिकैत रहे हैं, और उससे पहले अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एक बहुत बड़ा नाम था जो किसानों के लिए वर्क करता था, और आज के टाइम पे महेंद्र सिंह टिकैत है। ये माना जाता है कि वो जो है किसानों के लिए वर्क कर रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत के अगर आप भाषण सुनोगे तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि चौधरी चरण सिंह उस भाषा की प्रयोग करते थे, इसलिए लोग ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत में चौधरी चरण सिंह की झलक हमें दिखाई देती है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि भारतीय सरकार की जो योजना रही है वो हमेशा शहरों की तरफ ज़्यादा झुकी रही है और किसान संगठनों की ओर वो ध्यान नहीं देते हैं, औद्योगिक व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से जो कृषि आधारित व्यवस्था है वो क्या होती है, डाउन में चली जाती है। तो अमीर किसान जो संगठन है ये कई बार ये सोचते हैं कि हम गरीब किसानों से अलग नहीं हैं, हम गरीब किसानों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इसके पीछे इनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि गरीब किसानों की भीड़ भी अपने अंदर इकट्ठी कर लें। तो भारत में अगर बात करोगे तो हमेशा किसानों का जो आंदोलन है वो एक जैसा नहीं होता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से ये बदलता रहता है। कई बार चीज़ें यहाँ तक हो जाती है कि बिजली दाम में अगर वृद्धि होती है तो बिजली के दाम में वृद्धि करने को ये लोग क्या कर लेते हैं, मुद्दा बना लेते हैं। इसके अलावा कई बार ये बहुत सारी मेन सप्लाई रोक लेते हैं, जैसे प्याज, चीनी, दूध, इन सब की मांगों को मनवा लेते हैं। शैक्षिक संस्थाओं, बैंक इत्यादि में ये अपना प्रभुत्व रखते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। जिला पंचायतें जैसी जो संस्थाएं हैं इसे तो इन्होंने अपने पूरे तरीके से कंट्रोल में कर रखा है। अमीर किसानों की आय का स्रोत बहुत विविधता वाला, आज ये पता है क्या कर रहे हैं, आज ये बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर किराए से इनकी आमदनी हो रही है, कर्ज दे रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीनी मिल लगा रहे हैं, चावल मिल लगा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग जैसी जो चीज़ें हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है जो कृषि आधारित सरकार सब्सिडी देती है, कृषि आधारित जो छूट देती है, उसका प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट कुछ किसानों तक मिल पाता है जो कि अमीर वर्ग के हैं, जबकि गरीब किसानों को इसका कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। आज किसान और मजदूर आंदोलन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखो 1990 के बाद भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसमें हमने विश्व की अर्थव्यवस्था से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया। जब जब व्यापारीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, तो बड़े पैमाने पर समझौते हुए और कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग की भी शुरुआत हुई। ऐसे में जो बड़े बड़े किसान हैं इनकी बहुत सारी समस्या सुलझी हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा समस्या इनमें बड़ी भी हैं। समस्या सुलझी ये है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय किसानों का उत्पाद है आज वो विदेशी बाज़ारों में बिक रहा है, जिससे उनकी जो है आमदनी बढ़ी है। लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कहना है कि इससे ना उनका शोषण होगा, इसलिए वो इसका विरोध भी कर रहे हैं।
तो आर्थिक सुधारों की बात करोगे तो आर्थिक सुधार भारत में कब शुरू हुए? 1990 में, क्योंकि 1990 से जो पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी वो थी बंद अर्थव्यवस्था, और 1990 के बाद हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। इस समय जो सरकार थी वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और इसके बाद आने वाली सभी सरकारों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। वाजपेयी सरकार हो चाहे आज की मोदी सरकार हो, इसने इन नीतियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। 1980 की तुलना में 1990 में देखोगे तो रोजगार के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का काल माना ये गया है। 1990 के बाद ज़्यादा जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ता गया उतनी ज़्यादा बेरोजगारी भी बढ़ती गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेज गति से हुआ है। कई मजदूरों को जबरदस्ती नौकरी से हटाया गया है, उन्हें रिटायर कर दिया गया है, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। आज चाहे स्टेट विद्युत बोर्ड हो, आईटीसी होटल हो, बैंक हो, बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां दी जा रही हैं। तो ये जो समस्याएं रही हैं, इन समस्याओं ने किसानों और मजदूरों दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। 1994 में भारत ने भी व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। डब्ल्यूटीओ का आगे चलकर भारत सदस्य बना, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है, और उसके माध्यम से भारत को बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिली है। हालांकि सरकार क्या है, किसानों को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए सरकार किसानों को सिंचाई, बिजली और अन्य वस्तुएं जो है वो मुफ्त देती रहती है, कम दामों पर देती रहती है, ताकि किसान से उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। तो वहीं दूसरी ओर सरकार मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों से भी जुड़ी हुई है। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से किसानों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वो बीज उनसे ही खरीदते हैं, पैसा उनसे ही लेते हैं, परिणाम तक कई बार उनका शोषण भी किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात के किसान आए दिन इस तरह का विरोध जता रहे हैं। अमीर किसानों का आंदोलन नई नई आर्थिक नीतियों पर अपना नरम रुख अपना रहा है। शुरुआत में अमीर किसानों का जो विद्रोह था वो इसलिए था कि हम प्राइवेट सेक्टरों से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो उन्हें प्रॉफिट मिल रहे हैं उस प्रॉफिट के माध्यम से वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ते जा रहे हैं। तो प्रमुख किसान संगठन, उनके प्रमुख नेताओं के बारे में बताओ, अमीर किसान आंदोलन की डिमांड्स क्या हैं बताओ, और नई आर्थिक नीतियों ने मजदूरों पर क्या प्रॉफिट डाला है, तो प्रभाव क्या डाला है। तो नई आर्थिक नीतियों ने मजदूरों पर बहुत गंदा प्रभाव डाला है। जहां पहले उनकी जो कार्यकाल था वो निश्चित था, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आगे चैप्टर का सारांश दिया और चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखो चैप्टर थोड़ा सा ना लेंथी है, अगर सही से पढ़ो ना इस चैप्टर को तो 2 घंटे का कम से कम लेक्चर बनता है, लेकिन हमें आधे घंटे में चीज़ों को ख़त्म करना है और चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए, तो थोड़ा सा ना चीज़ें टफ हो जाती हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक भी जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।